नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से। और बड़ी जानकारी पश्चिम बंगाल से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर शुभेंदु अधिकारी के पीए की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बेहद ही अहम जानकारी आपको बता दें कि कोलकाता से मध्यम ग्राम लौटते वक्त ये हमला हुआ और हमलावरों ने स्कॉर्पियो रुकवाकर 10 राउंड फायरिंग की है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि पश्चिम बंगाल से ये अहम जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जहां पर शुभेंदु अधिकारी के पीए की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। और ऐसे में कोलकाता से मध्यम ग्राम लौटते वक्त ये बड़ा हमला हुआ है और हमलावरों ने स्कॉर्पियो रुकवाकर 10 राउंड फायरिंग की है। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना स्थित मध्यम ग्राम में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के पर्सनल असिस्टेंट चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। चंद्रनाथ रथ स्कॉर्पियो पर ड्राइवर सीट के बगल में बैठे थे और उनके साथ ड्राइवर और एक अन्य व्यक्ति भी था। खबरों की माने तो एक कार पीछे से आई और स्कॉर्पियो के सामने जाकर रास्ता रोक दिया और फिर एक बाइक पर हमलावर आए और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। करीब 5 गोलियां चलाई गई। चंद्रनाथ की 4 गोलियां लगी हैं और उनमें से 2 गोलियां उनके सीने से आर पार हो गई हैं और एक गोली पेट में लगी है। स्कॉर्पियो ड्राइवर और पीछे की सीट पर बैठा एक व्यक्ति भी घायल बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि हमले में पूरी तरह से पिस्टल का भी इस्तेमाल किया गया है। ऐसे में घटना के समय शुभेंदु अधिकारी के जो पीए के साथ शुभेंदु अधिकारी जो है वो पीए के साथ नहीं थे और बीजेपी ने टीएमसी पर घटना को अंजाम देने का आरोप लगाया है। खास जानकारी आपको दे दें कि पश्चिम बंगाल में लगातार तख्तापलट के बाद से हमले की खबरें जो है लगातार निकलकर सामने आ रही थी और अब शुभेंदु अधिकारी के जो पीए हैं पर्सनल असिस्टेंट, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है और ऐसे में बीजेपी ने टीएमसी पर घटना को अंजाम देने का आरोप लगाया है। अमित तिवारी जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनसे बातचीत करते हैं। अमित जी, बहुत समय से हम पश्चिम बंगाल पर चर्चा कर रहे हैं आपके साथ और अब हमले को लेकर लगातार बातचीत हो रही थी कि वहां पर हिंसा की खबरें आ रही हैं, लेकिन ये तो बिल्कुल ही अलग है। जी, ये नई घटना नहीं है। देखिए, जो बंगाल के लोगों को जानते हैं और बंगाल के चुनाव के बारे में जानते हैं, उनके लिए सब कुछ पता होता है कि इस तरीके की घटनाएं होती हैं और पोस्ट पोल वायलेंस तो बड़े अधिक होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम वो नहीं है। ये प्रॉब्लम जो हुई है, ये अब मैं इसमें कुछ बोलना नहीं चाहता, लेकिन बस इतना सा एग्जांपल दे दूंगा। जिस तरीके से अभिमन्यु को मारने के बाद अभिमन्यु के मरने के बाद पांडवों ने कौरवों का विनाश किया था, ये वही कहानी है। बीजेपी के बिछाए ट्रैप में टीएमसी फंसी है और उसका बहुत ही भयानक परिणाम आपको कुछ दिनों में सामने दिखेगा। अमित जी, अगर महाभारत का जिक्र कर रहे हैं तो क्या चक्रव्यूह रचा गया है? जी, ये भाजपा का ही रचा हुआ चक्रव्यूह है। इस तरीके से अगर टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने किसी के पीए को गोली मारी है, पॉलिटिकल पर्सन को, आज तक की लड़ाई में ऐसा नहीं हुआ बंगाल में किसी नेता को कुछ हार्म किया गया। वो लोकल अपने स्तर पे लोग लड़ते रहे हैं और एक दूसरे के नुकसान पहुंचाते रहे हैं। लेकिन बड़े स्तर पे ये होने का मतलब ये है कि आने वाले समय में आप देखेंगे कि बंगाल पुलिस जो है वो बहुत बुरी तरीके से यूपी मॉडल पे एनकाउंटर को प्रोसेस करेगी, जिसके चलते बंगाल आने वाले 50 सालों तक बहुत ही शांति के रूप में दिखेगा आपको। उसकी शुरुआत हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर तो आरोप और प्रत्यारोप लग रहा है। बीजेपी कह रही है टीएमसी को, टीएमसी कह रही है बीजेपी को। ये आरोप लग रहा है, ये प्रत्यारोप हो रहा है। जिस तरीके से यूपी में हुआ था उसी पैटर्न पे सारा काम जो है बंगाल में होगा। आपको 5-6 महीने में सारा रिजल्ट होता हुआ दिख जाएगा, क्योंकि ये मान के रखिए कि ये घटना जो है ये इस तरीके से है कि राजनीति में अगर नेता के ऊपर अटैक हुआ है जब भी, तो उसके बाद पूरी तरीके से उस ऑर्गेनाइजेशन को, उस टीम को निपटा दिया गया है। आप एक बार संसद पे हुए हमले को देख लीजिए, उसके बाद से जो एक्शन कश्मीरी टेररिस्ट के खिलाफ हुआ था, आज तक ऐसा एक्शन कभी नहीं हुआ। बिल्कुल। तो ऐसे में अमित जी, अभी तक कार्यकर्ताओं में ये समझ में आ रहा था कि कार्यकर्ताओं में लड़ाई हो गई है, यहाँ पर हिंसक झड़प की खबर निकलकर सामने आ रही है, लेकिन अब फायरिंग हो गई है। जी, कानून व्यवस्था और पहले से ही सवाल उठ रहे थे और अब एक बार फिर से ये तो होना ही है। अभी सरकार बनी नहीं है ना, सरकार को बनने दीजिए। सरकार के बनने के बाद आप ये देखेंगे कि बुरी तरीके से इस तरीके से क्रैश आउट किया जाएगा कि आने वाले 25 सालों तक बंगाल में कोई हथियार नहीं उठाएगा। ये मान के रखिए, क्योंकि जो वहां से 50 सालों तक दिमाग में भरा गया है ना कि हमें हथियार से ही सत्ता मिलती है। अमित जी, आप बने रहिए हमारे साथ, किया जाएगा।
अहम जानकारी निकलकर सामने आ रही है, पश्चिम बंगाल से ही जुड़ी हुई है कि टीएमसी ने सीबीआई जांच की मांग की है और ऐसे में बीजेपी बोली है कि ममता बनर्जी की ये साजिश है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि शुभेंद्र अधिकारी के पीए की गोली मारकर हत्या कर दी गई है और उसके बाद से अब टीएमसी ने की है सीबीआई जांच की मांग और ऐसे में लगातार आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी है। बीजेपी बोली है कि ममता बनर्जी की ये साजिश है। अहम जानकारी आपको दे दें कि शुभेंद्र अधिकारी के पीए की गोली मारकर हत्या कर दी गई है और ऐसे में टीएमसी ने अब सीबीआई जांच की मांग की है। अमित जी, क्या कुछ कहेंगे? टीएमसी अब सीबीआई जांच की मांग कर रही है। नहीं, वो तो हमेशा से होता रहा है कि बीजेपी हो चाहे टीएमसी हो चाहे अपोजिशन पार्टी, वो तो हमेशा सीबीआई जांच की मांग करती रहती है। कम से कम हमें इस बात की खुशी है कि टीएमसी चुनाव हारने के बाद सीबीआई की बात तो करी। आज तक तो ये लोग वही थे जो कह रहे थे सीबीआई तो सेंटर की पैरट है, तोता है, वो जानबूझ के बंगाली अस्मिता पे प्रहार करती है। तो फिर उस सीबीआई से डिमांड करने की कहां से बात हो गई? मतलब देखिए, नेताओं की बेशर्मी आप देख लीजिए कि जो टीएमसी वाले ममता बनर्जी सीबीआई को बंदी बना के बैठे थे, वो कह रहे हैं कि उसी सीबीआई से जांच करा लो। ये अब उनको भरोसा हो गया है कि अब चलो सीबीआई अच्छा काम करेगी। अभी तक उनको भरोसा नहीं था। मतलब जब सत्ता में बैठे थे तो सीबीआई पे भरोसा नहीं था, अब जैसे ही सत्ता से बाहर चले गए सीबीआई पे भरोसा हो गया। बताइए इस देश में जनता के साथ कितना बड़ा धोखा है। ऐसे डिमांड करने वालों को तो सीधा जेल में डाल देना चाहिए ना। बिल्कुल। ऐसे में अमित जी, मतलब बीजेपी का ये कहना है कि ये ममता बनर्जी की साजिश है। देखिए, राजनीति में तो हम थोड़ी कहेंगे कि आप बहुत अच्छे हैं, हम तो आपको कहेंगे ना कि आपको कुछ नहीं आता, आप बहुत गलत इंसान है। तो टीएमसी, अब जब टीएमसी कह रहे सीबीआई जांच की मांग हो, ये वही टीएमसी है जो सीबीआई के अधिकारियों को बंदी बनाती थी सत्ता में रहने के बाद, और सत्ता से हटते ही सीबीआई अच्छी हो गई। ये तो सबसे बड़ा उदाहरण है कि भैया आज तक आप सीबीआई को गाली दे रहे थे, आज उसी सीबीआई की मदद चाहिए। तो ये देखिए, बंगाल की जनता इन चीजों को समझ रही है और देख रही है और जान रही है। इन नेताओं का जो दोहरा चरित्र है ना, वो ठीक रूप से सामने आ रहा है। और ये मान के रखिए कि आने वाले कुछ दिनों में बंगाल में काफी एक्शन होंगे जिसका इम्पैक्ट आपको दिखेगा। और एक बात मान के रखिए, 50 सालों से जो उनको हथियार के दम पे सत्ता हासिल करने की आदत है ना, उसको सुधारने के लिए एटलीस्ट 10 साल तो लगेंगे। बिल्कुल। ऐसे में अमित जी, कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी जो है वो इस्तीफा नहीं देने वाली हैं और वो ना अभी देना चाहती हैं। ठीक है, एक तरफ शपथ ग्रहण की तैयारियां चल रही हैं और एक तरफ इधर हमले हो रहे हैं, गोलियां चल रही हैं और लोगों की जान जा रही है। कटघरे में किसको खड़ा करे? इस समय तो वहां पर कोई सरकार भी नहीं है। नहीं, देखिए, ऐसा है कि आप एक सीधी सी बात समझिए कि अगर मुझे सुबह 9 बजे उठने की आदत है और आप मेरे भले के लिए सुबह 7 बजे उठाएंगी, तो ये तो जाहिर सी बात है ना, मैं आपके ऊपर गुस्सा करूंगा। बिल्कुल ठीक। तो वही इम्पैक्ट दिख रहा है, लेकिन ये है कि इसको सुधारने में थोड़ा सा टाइम लगेगा और आने वाले समय में आप बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर को स्मूथ होते दिखेंगी, क्योंकि 50 सालों से उनकी आदत हुई कि मैं चुनाव जीत गया, मैं आपको रहने नहीं दूंगा। ये जो मेंटालिटी है, इसको क्रैश करने में टाइम लगेगा। और उसके लिए बीजेपी के कार्यकर्ताओं के घर के लोग मारे गए हैं, तमाम आपने औरतों को वीडियो देखे हैं जो रो रही थी, तो उनको जो वो कॉन्फिडेंस मिला है वो उसका रिटेलिएशन है। और ये आपको दिखेगा कि बीजेपी जो एक्शन लेगी वो 2-3 महीने में सब कुछ नॉर्मलाइज होता है दिख जाएगा। और ममता दीदी बोल रही थी कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, भैया उनके बोलने से क्या होता है? आज जो है वो विधानसभा का कार्यकाल अपने आप खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद वो इस्तीफा दें ना दें, चुनाव हो ही चुका, इसका कोई मैटर नहीं बनता। हाँ, मीडिया में कुछ लोग जो उनके प्रशंसक हैं, वो इसको थोड़ा हाइप क्रिएट करने के लिए, जिनको लोगों को जानकारी नहीं है और वो एक विशेष वर्ग को खुश करने के लिए इस तरीके की खबरें चलाई जाती हैं, ताकि वो उनको लगे कि नहीं, हम हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं और कुछ नहीं है। बिल्कुल। ऐसे में अमित जी, कहा जा रहा है कि ये जो हत्या हुई है वो पूरी तरह से प्लानिंग करके हुई है, तो इसमें पीए की मर्डर के बाद से किस पार्टी को फायदा है, किसको फायदा मिलेगा? नहीं, देखिए, किसका फायदा होगा किसका नुकसान होगा ये तो नहीं बोला जा सकता। तो कहना यह है कि पूरी तरह से इसको प्लानिंग करके उनका पीछा किया गया है और फिर मारा गया, और खबर भी जो निकल कर सामने आ रही है वही आ रही है।
जी देखिए, जब कोई भी मर्डर होता है तो उसमें तो प्लानिंग होती है ना। ये तो नहीं हो सकता, ये रोड रेस थोड़ी है कि हम आप लड़े और उठा के कुछ मारा, सर फट गया। तो उनकी रेकी की गई थी, उसके हिसाब से उनके ऊपर अटैक किया गया है। देखिए, अधिकारी फैमिली जो है ना, शुभेंदु अधिकारी जी की, वो ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री बनाने में सबसे अहम भूमिका निभाई हुई है। बिल्कुल। शुभेंदु अधिकारी के पिताजी जो हैं वो ममता बनर्जी के सबसे बड़े गुरु रहे हैं, सबसे ज्यादा उन्होंने उनकी हेल्प करी हुई है। तो वो जो है ना, उसमें ये बहुत महत्वपूर्ण होता है कि कौन खास आदमी है, कौन आम आदमी, किसके नहीं होने से इनका नुकसान हो सकता है। तो राजनीतिक दृष्टि से ये किया गया घटना है, जिसमें बिल्कुल। ऐसे में ममता अमित दीदी जी, का हाथ है या उनके अधिकारियों का हाथ है या निजी दुश्मनी है, ये तो जांच के बाद ही पता लगेगा। बिल्कुल, शुभेंद्र अधिकारी के ये पीए थे, तो क्या एक तरफ से ये कह सकते हैं कि शुभेंद्र अधिकारी को भी नुकसान पहुंचाने की साजिश की गई थी? नहीं नहीं, जैसे होता क्या है कि ये आदमी उसको नुकसान पहुंचाता है ना जो ज्यादा नुकसान करता है। तो ये उनके पीए रहे हैं, तो इनकी रणनीतियां, इनके काम करने के तरीके, बहुत कुछ ऐसा है जो शुभेंदु अधिकारी जो को शीर्ष पे पहुंचाए हैं, तो उसका तो खामियाजा भुगतना था ना। तो मुझे ये लगता है कि हम चुनाव हारे हैं और हमारे चुनाव हारने में आपका बहुत बड़ा योगदान है, और जीता कोई और है तो जो मेन फैक्टर है उसको ही एलिमिनेट कर दिया जाता है। बिल्कुल। तो ऐसे मुझे में इस अमित तरीके की जी, साजिश लगती है कि राजनीति के हिसाब से बीजेपी को कितना बड़ा झटका लगा है, या शुभेंद्र अधिकारी को ये बहुत बड़ी हानि हुई है? शुभेंदु अधिकारी के लिए तो ये बहुत बड़ी हानि है ना, क्योंकि अब उनका जो पीए होगा, जो भी काम करने आएगा, उसके मन में डर रहेगा ना कि भैया अगर मैं बहुत मदद कर रहा हूँ, बहुत हार्ड वर्क कर रहा हूँ, तो मेरी सिक्योरिटी की तो कोई गारंटी नहीं है, तो फिर मैं इस तरीके से काम क्यों करूं। बिल्कुल। और ऐसे में मैं अपनी जान संकट में क्यों डालूं? पीए थे, उनके साथ सुरक्षा के पूरे इंतजाम होंगे, और इतनी सुरक्षा होने के बाद भी यहाँ पर गोलियां चली हैं। नहीं देखिए, ये तो आप कहीं रास्ते में जा रहे हैं और इस तरीके की घटना हो जाए, तो उसके लिए तो पुलिस नहीं बनी है ना। ठीक है अमित जी, पुलिस का काम ही है। देखिए, एक बात आपको समझनी होगी कि पुलिस जो है वो घटना होने के बाद आती है। ठीक है, अगर मैं बम लेके पकड़ा जाता हूं तो पुलिस मेरा कुछ नहीं कर सकती। बम फटने के बाद आदमी आतंकवादी होता है या बम फटने के बाद कोई सजा का प्रावधान है? बम हाथ में लेके पकड़े जाओ तब तक मेरा ये फंडामेंटल राइट है कि मैं रिवॉल्वर अपने साथ लेके घूम सकता हूं। बिल्कुल। तो देखिए, ऐसा है कि जो ये पुलिस बनाई गई है, ये क्राइम रोकने के लिए नहीं बनाई है, ये क्राइम करवाने के लिए बनाई गई है। अगर क्राइम नहीं होगा तो पुलिस की जरूरत ही नहीं होगी। ठीक है अमित जी, जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार सभी दर्शकों को। बता दें कि पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के मध्यम ग्राम से एक सनसनीखेज वारदात जो है वो सामने आई है। पश्चिम बंगाल विधानसभा से नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी नेता शुभेंद्र अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या कर दी गई, और इस घटना के बाद से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया, और इस घटना पर तीखी राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। टीएमसी ने घटना की निंदा करते हुए सीबीआई जांच की मांग की है। एक्स पर पोस्ट में लिखा गया है कि हम मध्यम ग्राम में चंद्रनाथ रथ की निर्मम हत्या की कड़ी निंदा करते हैं। साथ ही पिछले 3 दिनों में बीजेपी समर्थक उपद्रवियों द्वारा कथित तौर पर चुनाव हिंसा में 3 अन्य टीएमसी कार्यकर्ताओं की हत्या की भी निंदा करते हैं, और हम इस मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग करते हैं, जिससे कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच भी शामिल है, जिसमें दोषियों की पहचान की जा सके और उन्हें सजा दिलाई जा सके। लोकतंत्र में हिंसा और राजनीतिक हत्याओं का कोई भी स्थान नहीं है, और दोषियों को जल्द से जल्द सजा मिलनी चाहिए। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को हार पच नहीं रही है। लगता तो ऐसा ही है, क्योंकि अपनी विधानसभा सीट खोने के साथ ही सरकार खोने के बाद भी उनके तेवर बिल्कुल नहीं बदले हैं। वो इस्तीफा ना देने की जिद पर अड़ी हुई है। तो अब ताजा बयान सामने आ गया है, जिसमें कहा गया है कि ममता बनर्जी इस मुद्दे को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट जा सकती हैं। अभिषेक बनर्जी ने इस संबंध में जानकारी देते हुए कहा है कि अपने आवास पर टीएमसी के जीते हुए विधायकों की अहम बैठक में ममता बनर्जी ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने चुनाव में धांधली के आरोप लगाए, साथ ही ऐलान किया कि वो सुप्रीम कोर्ट में इस जनादेश को चुनौती देंगी। बनर्जी ने कहा है कि निवर्तमान मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य और अन्य सहयोगी अपनी लड़ाई लड़ने के लिए अदालत में अपनी वकालत फिर से शुरू करेंगे, और साथ ही अभिषेक ने इंडिया गठबंधन को लेकर एकजुटता जाहिर करते हुए कहा कि मुख्य लक्ष्य दिल्ली है। और इससे पहले ममता बनर्जी ने रिजल्ट के बाद से मंगलवार को कड़ा रुख अपनाया था। उन्होंने अपने पद पर बने रहने के फैसले की बात कही, साथ ही उनके शब्दों में जबरदस्त छीने गए जनादेश के खिलाफ जानबूझकर प्रदर्शन बताया है। और ऐसे में ममता बनर्जी जो एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट का रुख कर रही हैं।
और रुख करते हैं बिहार की ओर। बता दें कि सम्राट कैबिनेट का आज विस्तार होने वाला है। बड़ी जानकारी आपको दे दें, बिहार से जुड़ी हुई अहम जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि सम्राट कैबिनेट का आज होगा विस्तार। बीजेपी और जेडीयू के कई चेहरे लेंगे शपथ और शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां लगभग पूरी है और पीएम मोदी, अमित शाह और नितिन नवीन होंगे शामिल। अहम जानकारी आपको दे दें कि पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार होना है और इस भव्य शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और कई अन्य नेता शामिल होंगे। खबरों की माने तो सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड से 16 मंत्री शपथ लेने जा रहे हैं। और इसी बीच जानकारी आ रही है कि एनडीए सरकार में शामिल होने वाले मंत्रियों को शपथ ग्रहण के लिए सूचना मिलना भी शुरू हो गई है। वहीं बीजेपी, जेडीयू और साथ ही एलजेपी, आर और हम के कोटे से कुल 31 विधायकों को आज मंत्री पद की शपथ लेने की सूचना मिल चुकी है। मिली जानकारी के अनुसार बीजेपी से विजय कुमार सिन्हा और नीतीश मिश्रा साथ ही 11 नेताओं को सूचना दे दी गई है। जेडीयू कोटे से श्रवण कुमार और लेसी सिंह जैसे मुख्य पुराने चेहरे भी इसमें शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा हम से संतोष सुमन और एलजेपीआर से 2 नेताओं को भी फोन गया है। बताया जा रहा है कि एनडीए सरकार के इस मंत्रिमंडल विस्तार में संतुलन और संगठनात्मक मजबूती को ध्यान में रखा गया है। खास बात यह है कि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के भी मंत्री पद की शपथ लेने की संभावना जताई जा रही है। पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के 1 साल पूरे हो गए हैं। 4 दिनों के संघर्ष में भारतीय सेना के शौर्य, पराक्रम और हमलों के आगे पाकिस्तान सेना पूरी तरह से पस्त हो गई और घुटनों पर आ गई। अपने इस ऑपरेशन के भारत ने पाकिस्तान को धूल तो चटाई ही, भारतीय हथियारों का भी लोहा दुनिया में मान गया। और ऐसे में ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना के शौर्य की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेना ने बेहतरीन संयुक्त समन्वय और गहरी तालमेल का परिचय दिया है। उनसे आधुनिक सैन्य अभियान के लिए एक नया मानक स्थापित किया। एक्स पर अपने ट्वीट में राजनाथ सिंह ने कहा कि हम अपने सशस्त्र बलों के शौर्य और बलिदान को नमन करते हैं, जिनका साहस और समर्पण निरंतर राष्ट्र की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। और इस अभियान के दौरान उनके कार्यों ने अद्वितीय सटीक सेवाओं के बीच बेहतरीन संयुक्त समन्वय और गहरी तालमेल का परिचय दिया है और अपने आधुनिक सैन्य अभियानों के लिए एक नया मानक स्थापित किया। वहीं बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 21 दिनों की विशेष साधना के लिए बद्रीनाथ धाम पहुंचे हैं। बुधवार को उन्होंने भगवान बद्रीनाथ विशाल के दर्शन करके खुशहाली की मनौती मांगी है। बताया जा रहा है कि बागेश्वर पीठाधीश्वर 21 दिन के विशेष साधना के लिए बद्रीनाथ धाम पहुंचे हैं और उनकी ये साधना 26 मई तक चलेगी और इस दौरान वो बद्रीनाथ धाम में तप, ध्यान और आध्यात्मिक साधना में लीन रहेंगे और इसके बाद से 26 से 30 मई तक बद्रीनाथ धाम में कथा का श्रवण करेंगे। बद्रीनाथ धाम पहुंचने पर बागेश्वर सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का फूल मालाओं के साथ उनका भव्य स्वागत किया गया। राजस्थान की राजनीति में उस वक्त हड़कंप मच गया जब भ्रष्टाचार निरोधन ब्यूरो की टीम ने जल जीवन मिशन घोटाले में पूर्व पीएचईडी मंत्री महेश जोशी को उनके जयपुर स्थित आवास से गिरफ्तार कर लिया है। 900 करोड़ से अधिक के इस घोटाले में एसीबी की ये अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। एसीबी के डीआईजी रामेश्वर सिंह के नेतृत्व में एसआईटी की टीम सुबह करीब 4 बजे जयपुर के सैन कॉलोनी स्थित जोशी के आवास पर पहुंची। भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों के चलते टीम ने उन्हें हिरासत में लिया। जेजेएम घोटाले में ये पहली बार है जब एसीबी ने सीधे पूर्व मंत्री पर शिकंजा कसा है और ये पूरा मामला केंद्र सरकार की जल जीवन मिशन योजना से जुड़ा हुआ है और जिसका उद्देश्य जो है वो हर घर जल लाना है। और आरोप है कि श्री गणपति ट्यूबवेल और श्री श्याम ट्यूबवेल कंपनियों ने इरकान इंटरनेशनल के फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र लगाकर करोड़ों का टेंडर हासिल किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ समझौता बहुत मुमकिन बताया है। उन्होंने कहा कि पिछले 24 घंटे में ईरान के साथ अमेरिका बहुत अच्छी बातचीत हुई है, लेकिन साथ ही कहा है कि ईरान से जवाब मिलने की कोई समय सीमा नहीं है। ओवल ऑफिस में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि हमारी स्थिति अच्छी है और अभी हम अच्छे हैं और अच्छा कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा है कि अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमें एक बड़ा कदम और भी आगे बढ़ाना होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ये कहा है कि ये बहुत मुमकिन है और हम कोई समझौता कर लेंगे। जब ट्रंप से पूछा गया कि अमेरिका का ताजा प्रस्ताव में ईरान से जवाब मिलने की क्या
कोई समय सीमा है? उन्होंने कहा कि कोई समय सीमा नहीं है, ये होगा और ये जरूर होगा, लेकिन इसकी कोई समय सीमा नहीं है। और इस दौरान ट्रंप ने दावा किया कि ईरान ने उनकी मुख्य मांग जो है वो मान ली है, जिसके तहत ईरान कोई भी परमाणु हथियार नहीं रखेगा। उन्होंने कहा कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं हो सकता और ना ही वो रखेंगे। उन्होंने दूसरी बातों के साथ साथ इस बात पर भी सहमति जताई, ट्रंप के दावे के बावजूद अभी तक इस बात का कोई भी संकेत नहीं है कि ईरान ने किन बातों पर सहमति जताई है। वहीं उत्तर, मध्य और दक्षिण भारत में बारिश का दौर लगातार जारी है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में बुधवार को बारिश हुई। वहीं बिहार, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा में भी ओले गिरे हैं। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में गोदाम में रखा 100 क्विंटल गेहूं जो है वो पूरी तरह से भीग गया। राज्य में अधिकतम तापमान जो है वो 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया है और आज 44 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी है। बिहार के पटना की अगर बात करें तो कई इलाकों में ओले गिरे हैं और यहां पर दोपहर में ही अंधेरा छा गया। पूर्णिया में आकाशीय बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। उत्तराखंड के केदारनाथ धाम समेत ऊंची चोटियों पर लगातार चौथे दिन बर्फबारी हुई। गुजरात का राजकोट देश में सबसे गर्म रहा। यहां का तापमान जो है 42.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं महाराष्ट्र में बारिश में तापमान जो है 42.6 डिग्री सेल्सियस रहा। राजस्थान में की बात करें तो यहाँ पर तापमान जो है 42.8 डिग्री दर्ज किया गया। आईपीएल में सनराइज हैदराबाद ने एक तीर से 2 शिकार किए हैं तो गलत नहीं होगा। ऐसे में इसके लिए पंजाब किंग्स को तो टॉप की पोजीशन से गिराया ही है, साथ ही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को भी नुकसान करा है। ये सब करते हुए काव्यार के सनराइज हैदराबाद ने आईपीएल 2026 के टेबल में अब एक नया नंबर 1 बना रखा है। ऐसे में आईपीएल 2026 के मुकाबले में पंजाब किंग्स नंबर 1 पर थी। टॉप की पोजीशन पर उसके लंबे समय से अपने पांव जमा रखे, लेकिन सनराइज हैदराबाद ने 33 रन से हराकर न सिर्फ पंजाब किंग्स को उससे टॉप की पोजीशन से नीचे गिरा दिया, बल्कि उसके साथ साथ आरसीबी को भी नुकसान कराया है। और ऐसे में आईपीएल 2026 के पॉइंट टेबल पे पंजाब किंग्स नीचे गिरकर दूसरे नंबर पर आ गया है, तो वहीं जो आरसीबी पहले दूसरे नंबर पर थी वो अब एक स्थान फिसलकर तीसरे नंबर पर पहुंच गई है। वहीं पंजाब किंग्स पर जीत के साथ सनराइज हैदराबाद तीसरे से सीधे जो है पहले पायदान पर पहुंच गई है, मतलब वो अब पॉइंट टेबल में नंबर 1 टीम बन गई है। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।